हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते थे जहां पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जहां हिंदू को बराबर इज्जत मिले और मेरे मुसलमान भाई को भी बराबर इज्जत मिले। मैं वैसा हिंदुस्तान देखना चाहता जो महात्मा गांधी का सपना। 1931 की हिस्ट्री पढ़ के तो आप देखें, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जब हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी थी, वो ऐसा हिंदुस्तान चाहते थे जहां पे एक हिंदू की भी उतनी इज्जत हो, उतनी ही मुसलमान की इज्जत हो। ये तो बांटने की कोशिश इन्होंने अच्छा किया होता, इनको 370 पे मूवी बनाने की क्या जरूरत है? अब मूवी बन रही है इलेक्शन से पहले। असेंबली की इलेक्शन पिछले 10 साल से क्यों नहीं करा रहे? 10 साल से 2014 से लेके 2024 आ गया, असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? इनको किस चीज का डर है? इनको डर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आ जाएगी। इन्होंने ये डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी और ये जो अपनी पार्टी बनाई है, ये तो वोट को डिवाइड करने के लिए बनाई गई है। ये चाहते हैं कि हम अपनी हुकूमत बना दें। जनाब, कश्मीर से कहां से सीटें लोगे? रजौरी पुंछ से सीटें कहां से लोगे? जम्मू से 2-4 ले भी लो, आज तो 2-4 के लिए भी मुश्किल है। आज अब रघुनाथ बाजार में चले जाओ, व्यापारी रो रहा है। जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा इंतखाबात का बिगुल जो है वो बज चुका है और जम्मू कश्मीर में भी सियासी सरगर्मियां अभी अरूज पर है। तमाम सियासी जमातें जो है वो लोगों को अपनी तरफ माइल करने का काम जो है वो कर रही है। लेकिन आज हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडिशनल स्पोक्स पर्सन यशवर्धन सिंह मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, कितनी जो है तैयारियां हो चुकी है? नेशनल कॉन्फ्रेंस किस तरह से अभी जो है वो मैदान में उतरेगी? एक लंबी मुद्दत से इंतखाबात नहीं हो रहे थे और लोकसभा इंतखाबात को पहले तरजीह दी जा रही है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यहाँ पे आने के लिए। आपने सवाल पूछा लोकसभा का, लोकसभा तो कराना ही की मजबूरी है। मैं सोच रहा था कि आज आप मुझे कोई अच्छी न्यूज़ सुनाइए कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि असेंबली इलेक्शन भी साथ में कराएंगे, महीने के बाद कराते हैं, 15 दिन के बाद करेंगे। लोकसभा तो इनको करानी मजबूरी है। लोकसभा इन्होंने जम्मू कश्मीर को पूरे हिंदुस्तान में बेचना है, इन्होंने लोकसभा तो करानी थी। अगर असेंबली की बात करें, असेंबली क्यों नहीं करा रहे? मुझे आप बताएं, क्या डर है इनको असेंबली इलेक्शन से? लोकसभा तो करे, लोकसभा के लिए पार्टी तैयार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा तैयार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई भी इलेक्शन से डरती नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हर इलेक्शन के लिए तैयार है। पर असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं? ये एक सवाल का विषय है, ये चिंता का विषय है। जो बीजेपी लीडर है, चिंता नहीं करनी, चिंता का विषय है। लोकसभा के बाद ही जो है वो असेंबली इंतखाबात होंगे, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया, उस दिन ये बताया गया कि सितंबर तक जो है असेंबली इंतखाबात भी यहाँ होने चाहिए। आपके मुंह में घी शक्कर, अगर ये बात हो जाए, पर मुझे लगता नहीं है जिस हिसाब से ये मानते किसी को नहीं, क्योंकि अपनी करते हैं। फिलहाल आप लोकसभा की तैयारियां बताइए। तैयारी तो आप पार्टी की तैयारी हर इलेक्शन के लिए है, चाहे वो पंचायत इलेक्शन करते हैं। पंचायत भी इन्होंने डिले की, पहले शोर मचा था पंचायत करे। म्यूनसिपैलिटी के लिए भी हम तैयार थे, बीडीसी इलेक्शन के लिए भी हम तैयार थे, और हम अपना असेंबली इलेक्शन के लिए भी तैयार है। और उसके लिए अपना जो 5 नशिस्तें हैं, तमाम तैयारियां जो है बीजेपी वहाँ मीटिंग्स भी ले रही है और बाकी पार्टियां भी मीटिंग्स ले रही है तमाम हलकों में जाके। लेकिन रविंदर रैना का एक बयान जो है वो आया है कि झील डल के किनारे जिस तरह से कंवल खिलता है, इस बार पूरे जम्मू कश्मीर में खिलेगा। नहीं तो फिर अगर जैसे जो बात उन्होंने बयान दिया, तो परसों क्या इनको डर था? 7 तारीख को आपने देखा होगा कि एक मेरी वर्कर्स कन्वेंशन थी, छोटी सी कन्वेंशन रखी थी मैंने वर्कर्स के, अपने साथियों को बुलाया था वहाँ, सुंदरबनी के और कालाकोट के चंद साथियों को बुलाया। तो इन्होंने क्यों रोका वहाँ उमर अब्दुल्ला साहब को जाने के लिए? क्यों बीजेपी ने वहाँ नहीं रोका? अगर इनका कमल का फूल हर जगह था तो इनको डर क्या था? थोड़े लोग थे, आके देख लेते। इनको डर किस चीज़ का था? इनको इस रैली से डर क्या लगा? क्योंकि इनको डर इस चीज़ का था, उन्होंने देखा कि एक छोटे से बच्चे ने सुंदरबनी में इतिहास रच दिया, और इतिहास मैंने नहीं रचा है, मेरे साथियों ने रचा है, मेरे पार्टी के लोगों ने रचा है। और ये मेरे लीडर उमर अब्दुल्ला साहब की ब्लेसिंग की वजह से सुंदरबनी में इतनी बड़ी रैली निकली। शायद आपने देखी होगी कि कितनी बड़ी रैली निकली, और लोग मेरे साथ समुद्र की तरह चलना शुरू करके। अगर इन्होंने कोई काम किए होते, अगर रविंदर रैना जी ने वहाँ के मिल रहे हैं ना, 2014 वहीं से जीत के आए थे, सुंदरबनी और निशारा से। निशारा की रैली भी आपने देख ली, थोड़े चंद पहले सुरेंद्र चौधरी जी ने कराई थी, और आपने आज सुंदरबनी की भी रैली देख ली। कालाकोट की रैली तो पहले ही हम कराते रहते थे। तो आपने सुंदरबनी में भी देखा कि सुंदरबनी में भी लोगों को जज्बा है कि एक बार मौका दिया जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वापस लाया जाए। कुछ लोग छुपे हैं, बोलते नहीं है, डरे हुए हैं, क्योंकि जो बोलता है उनका कोई ना कोई एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। अब हर बंदे को कोई ना कोई परेशानी होती है। अब खाली हम हैं जो डरते नहीं है, बाकी लोगों को अपना फैमिली को चलाने के लिए 100 परेशानी होती है। लोग अभी ओपन नहीं आ रहे। अब देखना जिस दिन चुनाव होगा, सुंदरबनी से सबसे ज़्यादा वोट लेके मैं आऊँगा, याद रखना मेरी बात। देखिए, हम अगर अनंतनाग राजौरी सेगमेंट की बात करें, लोकसभा सीट की बात करें, तो मैक्सिमम पार्टियों की नज़रें जो है उस सीट पर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कहाँ देखती है अपने आप को?
नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसी पार्टी है जो चुनाव वैली से शुरू होती है और रजौरी पुंछ तक ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, कश्मीर की तो मैं बात ही नहीं करता, मैं जम्मू की बात करता हूँ, जहां पे उनका वर्कर ना हो, कातखून ना हो। आप रजौरी में देख लीजिए, पुंछ में देख लीजिए, कालाकोट में देख लीजिए, सुंदर में 8 असेंबली सीट्स है जिसमें हमने लड़ने जाना है। 8 की 8 सीटों में नेशनल कॉन्फ्रेंस टाइम टॉप में है, इनको इस चीज का डर है। इनमें से 7 सीटों पे इलेक्शन लड़ी जाएगी, अनंतनाग सीट पे। एक सुंदरबनी और कालाकोट को अलग कर दिया, उसको जम्मू में कर दिया, पर 7 सीटों पे लड़ी जाएगी। मेरी आधी कॉन्स्टिट्यूंसी जो पुरानी मेरे वालिद साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, वो आधा एरिया अनंतनाग में है। और मैं लोगों के पास जाता हूँ और लोगों की एक ही आवाज़ है कि यहाँ से हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को जिता के भेजना है, जो इसको अभी पार्टी फैसला करेगी। तो मुझे आप बताएं, लोग एक बार देखना चाहते हैं कि वहां काम क्या होता है, लोगों के लिए क्या किया। सर मुझे बताइए, इन्होंने किया क्या लोगों के लिए, किस बेस पे वोट मांगेंगे, इनका एजेंडा क्या होगा वोट का। ये तो कहते हैं, बीजेपी तो बार बार ये कहती है कि हमने बदलाव लाया। 370 के एब्रिगेशन के बाद यहाँ तमाम रास्ते जो तरक्की के थे वो हमवार हो गए। तो आप क्या कहेंगे, जिस तरह से इससे कबल इलेक्शंस में 370 काफ़ी बिका, कोई कहता था हम 370 को बचाएंगे, इसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, कोई कहता था हम तोड़ेंगे, हमारे एजेंडे में है। तो इन्हीं चीज़ों पे वोट जो है वो बटोरा जाता था। मुझे एक बात बताएं, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, अगर इन्होंने अच्छा किया तो इनको 370 पे मूवी बनाने की क्या जरूरत है। अब मूवी बन रही है इलेक्शन से पहले पहले। अगर इन्होंने कुछ ठीक किया, मैं नहीं कहता कि 370 हटाया, स्टेट हटाई, इन्होंने गलत किया, ठीक है, वो लोगों का फैसला है, फिर मूवी बनाने की क्या जरूरत है। इलेक्शन से पहले क्यों बनाते, पहले क्यों नहीं बनाई, आज से 3 साल पहले क्यों आप बना रहे हैं मूवी। उसके बाद मुझे आप बताएं कि 370 हटने के बाद, जब स्टेट से हमें यूटी बनाने के बाद क्या हुआ, मुझे बताएं कौन सी एम्प्लॉयमेंट मिली, मुझे बताओ। नौजवानों का फ्यूचर कहाँ गया। आज जो प्राइवेट रोड्स है, जो रोड्स भी बन रही है जो हमारी, वहां पे भी बाहर के बच्चों को मौका दिया जा रहा है, बाहर के इंजीनियर आ रहे हैं। क्या जम्मू के बच्चे काबिल नहीं है। एक चीज बोलते ना कि हम जम्मू कश्मीर के, मेरे समेत, मैं किसी बच्चे के लिए नहीं बोला, हम मेरे समेत, मैं भी एक नौजवान हूं, मेरे समेत जम्मू कश्मीर के बच्चे नालायक है, ये ओपन बोलते हैं हम हमारे लिए। मेरे भी भाई है जो रोजगार चाहते हैं, हर इंसान इतना अमीर नहीं होता इनकी तरह कि हर बंदा अपना घर का पालन कर पाए। मेरे भी भाई है, मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मेरे भी चाचा के कजन, चाचों के बच्चे हैं जो नौकरी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आने वाला हमारा फ्यूचर सर्वाइव हो। कैसे होगा अगर रोजगार ही नहीं होगा। मुझे बताए, आज डेली वेजेस कितने परेशान हैं, आप नहीं देखते डेली वेजेस कितने परेशान हैं, सड़कों पे आ जाते हैं, रोड पे आ जाते हैं, पर सुनने को कोई तैयार नहीं। हमारे पार्लियामेंट के एमपी मसूदी साहब ने पार्लियामेंट में बोला था इन डेली वेजेस को पक्का किया जाना, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आएगी, अल्लाह ताला ने चाहा और बुखार ने चाहा तो इन लोगों को पक्का किया जाएगा। और मैं आपको बोलता हूँ डेली वेजेस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगाए, इनको पता अगर इनको पक्का कर देगा तो क्रेडिट नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगा। मेरे वालिद ने लगाया कालाकोट में, बाकी तो दूर की बात है एनसी की। तो इससे पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार यहाँ हुआ करती थी, तब आपने इनको पक्का क्यों नहीं किया। जनाब तब लगा रहे थे ना जनाब, 2014 से पहले तो लोग ही हमने 2014 से 10 से 14 के बीच में लगाए हैं, इनके लिए हमने वैकेंसियां बनाई। आप क्या कहते हो कि हर चीज़ एक ही दिन में हो जाता है। मेरे फादर जब एमएलए थे, मैं आपको उनकी सोच बताता हूँ, बहुत बड़ी सोच थी उनकी। वो क्या करते थे, जिस गांव में गरीबी देखते थे ना, वहाँ एजुकेशन का कोई स्कूल खोलने की प्लानिंग शुरू कर देते थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट। उनको पता था कि वहाँ से 2 बंदे लग जाएंगे, टीचर लग जाएंगे, और 2 बंदे दूसरे स्टाफ के लग जाएंगे। वो एक प्लानिंग करते थे। उन्होंने वैसे से कराने की, कहीं पानी का कोई सिस्टम चला दी, पानी की स्कीम स्टार्ट की, वहाँ 2 लड़के लगा दिए। ये एक तरीका होता था लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का। अब मुझे बताओ, इन लोगों ने लगाए, उस टाइम लगाए, तो कम से कम तो पक्के तो करो। अब मैं आपको बताता हूं, आप कहते हो कि पक्के क्यों नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बार मौका दो ना, एक बार फिर से। यही हुकूमत इनको पक्का करेगी, और ये मेरे लीडर उमरुद्दुल्ला साहब के हाथ से होगा। ये बीजेपी तो कहती है कि हम धीरे धीरे हर चीज़ में सुधार ला रहे हैं, क्योंकि पिछले 70 साल से यहाँ के लोगों के साथ इस्तेसाल हुआ है। अब हम जो है उस चीज़ को ठीक कर रहे हैं, टाइम ज़रूर लगेगा। क्या ठीक किया। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है, वो तो ठीक किया है, वो तो बिल्कुल ठीक। क्या तो रहे सुधार आ रहे, ठीक तो सुधार आ रहे। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। अंबानी और अंडानी का राज चलता है पूरे हिंदुस्तान में। बताओ मुझे, आप बताओ कौन सा गरीब बंदा जिसको फायदा होता है पर्सनली। यहाँ पे जो बड़ी बड़ी रोडें हैं, जो बड़े बड़े टेंडर है, कौन लेता है। मेरा और आप जैसा इंसान ले सकता है, हम सोच ही नहीं सकते। हम पहले ही वो रोड का टेंडर की रेट देके ही हम चुप हो जाएंगे। ये बाहर के लोग लेते हैं जनाब, अंबानी और अंडानी जैसे लोग जो बीजेपी ने रखे हुए हैं, उन लोगों को काम मिलते हैं, उन लोगों का सिग्नल यहाँ चलता है, और वही लोग आके इलेक्शन में इनको फंडिंग करते हैं। मेरा बाप जैसा बंदा क्या करेगा, मुझे आप बताएं ना जनाब। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, और जो मिडिल क्लास थे वो खत्म हो रहे हैं, वो तो और गरीब हो रहे हैं।
कोई नौकरी नहीं रही। अब आखिर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मौक़िफ़ है, क्या कहेंगे, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप आवाम के बीच में जाएंगे लोकसभा इंतखाबात के दौरान? सबसे बड़ा जो इशू है वो है अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी मिलनी चाहिए। पुराने एलजी साहब थे, आपने शायद सुना होगा उस टाइम, जिनके खिलाफ आज ईडियां लगाई जा रही है। उन्होंने बोला था 50,000 नौकरी देंगे जम्मू कश्मीर के बच्चों को। ना वो एलजी रहे, ना 50,000 नौकरी रही, और आज उनके खिलाफ भी ईडी है। मगर के पिछले दिनों में पड़ गए थे। चलो हमने सोचा चलो ये भी बात गई। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की यहाँ बात चल रही थी कि नौकरियाँ दी जाएगी यहाँ बच्चों को, बड़े बड़े भर्तियाँ होगी। मैं जो आज भी वो दौड़ याद है, मेरे वालिद एमएलए होते थे, नौजवानों की ओपन भर्ती कालाकोट में की गई थी पुलिस फोर्स में। आज वो भी कुछ नहीं है। बच्चे एसपीओ तक कोई नहीं लग रहा आज की डेट में। कौन एसपीओ लगा? कोई नहीं लगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो पार्लियामेंट इलेक्शन में है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। और दूसरा जो मुद्दा जो मेरे को लगता है वो हम एक स्टेट डिजर्व करते थे, हमें यूटी क्यों बना दिया गया? मुझे बताया ना, यहाँ पे खतरा बड़ा था। किस चीज़ का खतरा है? कभी ये कहते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट है जो सबसे बड़ा पॉइंट है जो इसमें पार्लियामेंट इलेक्शन में, कि ये असेंबली की इलेक्शन पिछले 10 साल से क्यों नहीं करा रहे? 10 साल से 2014 से लेके 2024 आ गया, असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? इनको किस चीज़ का डर है? इनको डर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में आ जाएगी। वो तो लोगों का फैसला है जनाब। जमहूरियत एक चीज है, डेमोक्रेसी एक सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते थे जहां पे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जहां हिंदू को बराबर इज्जत मिले और मेरे मुसलमान भाई को भी बराबर इज्जत मिले। मैं वैसा हिंदुस्तान देखना चाहता जो महात्मा गांधी का सपना था, जो आज़ादी के लिए जो लोग ले रहे थे। आपने सही 1931 की हिस्ट्री पढ़ के आप देखें, जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जब हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी थी, वो ऐसा हिंदुस्तान चाहते थे जहां पे एक हिंदू की भी उतनी इज्जत हो, उतनी ही मुसलमान की इज्जत हो। ये तो बांटने की कोशिश करते हैं, ये तो सियासत खेलते हैं उसमें। ये कौन सी इन्होंने एक बहुत बड़ी इन्होंने चीज कर दी जिससे हम लोग इकट्ठे हो जाए? हम लोगों को तोड़ा जा रहा है, यहाँ पे बांटा जा रहा है। अब तो इनकी प्रॉक्सी गवर्नमेंट भी आ गई है। आपको सॉरी टू से इन्होंने जो पार्टी बनाई हुई है आजाद डेमोक्रेटिक पार्टी, वो तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम से न तोड़ने की है कि मुसलमान वोट डिवाइड हो जाए और नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसका नुकसान हो जाए। पर लोग इतने नालायक नहीं है, और लोग इतने, आप गरीब जरूर है पर लोग इतने नहीं है कि इनकी बातों में आ जाए। इन्होंने ये डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी और ये जो अपनी पार्टी बनाई है, ये तो वोट को डिवाइड करने के लिए बनाई गई है। ये चाहते हैं कि हम अपनी हुकूमत बना दें। जनाब, कश्मीर से कहां से सीटें लोगे? रजौरी पुंछ से सीटें कहां से लोगे? जम्मू से 2-4 ले भी लो, आज तो 2-4 के लिए भी मुश्किल है। आज अब रघुनाथ बाजार में चले जाओ, व्यापारी रो रहा है। काम खत्म कर दिया इन्होंने रघुनाथ बाजार का। जो लोग कट्टर बीजेपी के नारे लगाते थे, पिछले दिन मैं देख रहा था, इन्होंने रैली निकाली, 15 बंदे थे खाली रघुनाथ बाजार में बीजेपी के। लोग बोल नहीं रहे, लोग खाली सही वक्त का वेट कर रहे हैं। और सही वक्त का वेट वो बटन दबा के बताएंगे। मैं नहीं कहता कि सारे बटन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए दबेंगे, लोगों की डेमोक्रेटिक सिस्टम से पड़ेंगे। जब आप वोट डालने जाओगे, जब मैं वोट डालने जाता हूं, आपको कोई प्रेशर नहीं कर सकता। आपका जहां दिल करेगा वोट करना। आप देखोगे कि मेरा आने वाला बच्चा, मेरा आने वाले फ्यूचर के लिए कौन सी सरकार देख सकती है, कौन सा लीडर आने वाले वक्त में हमारी मदद कर सकती है। मेरी बात सुनो, कालाकोट सुंदरबनी का मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके माध्यम से देना चाहता हूं। कल को कोई दिक्कत आती है, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएंगे काम कराने? वहां ठाकुर यशुवर्धन सिंह कालाकोट और सुंदरबनी की आवाम के साथ खड़ा होगा। थाने में किसी को मुश्किलात आती है, तहसील में किसी को मुश्किलात आती है, किसी को पानी की परेशानी है, किसी को कोई तंग कर रहा है, तो ठाकुर यशुवर्धन उनके साथ जाएगा। कोई सेंटर के लोग नहीं, दिल्ली कहाँ पहुंचेंगे मेरे गरीब लोग? कहाँ किराया खर्चेंगे? वहां लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो गरीब लोगों का भला करने वाला बंदे को जिताना चाहिए, उसको आगे करना चाहिए। मतलब वहाँ कमल नहीं खिलेगा? कहाँ खिलेगा कमल? कहाँ खिलेगा कमल? मुझे एक चीज समझ नहीं आती। कमल का फूल बाग में ही रहने दो, जम्मू कश्मीर में इन्होंने कांटे बना के रख दी है। कमल कैसे खिलेगा यहाँ पे? ये तो खाली, अच्छा मेरे कल परसों तो मैं आपका कोई मीडिया वाला बोल रहा था 50 पार विंदर रैना जी बोलते हैं। उनको सपने देखने की आदत है, आपको नहीं पता है? वो मेडिसिन खाते हैं रात को सोने के लिए, मुझे लगता है, क्योंकि वो सपने आते हैं अजीब। मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, और ढांगरी में रहते थे जी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते थे पहले। मेरे से भूले हुए रविंद्र राणा जी हैं, ढांगरी में रहते थे। लोगों को कहते थे मैंने यही करना है, मैंने ये करना। अगर यही किया होता तो सुंदरबनी में इतना बड़ा जलसा ठाकुर यशुवर्धन सिंह का नहीं होता, रविंद्र राणा का होता। लोगों के साथ झूठ फरेब, बड़ी बड़ी बातें करने से ये बोलने से थोड़ी कोई इतना हो जाता है।